आप इस समय देख रहे हैं आई फॉर यू चैनल, जिसमें क्लास 10th की आज प्रथम क्लास का वीडियो आई फॉर यू चैनल के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जो छात्र आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं वो क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उसमें आज 13 क्वेश्चन का संकलन किया गया है। इन सभी क्वेश्चन को आप लिखेंगे घर पर और उनको याद करके कल आएंगे। एक कॉपी भी आपको बना लेनी है जिसमें सभी क्वेश्चन को आप लिखेंगे। आपको पता है कि सभी प्रश्न को लाल या काले रंग से लिखेंगे और उसका उत्तर जो है नीले रंग से लिखेंगे। पिछले कई बच्चों ने अपने फेयर को हमारे पास जमा किया हुआ है। बेस्ट फेयर को कल या परसों जो है सम्मानित कर दिया जाएगा। उसी तरह 10th क्लास में जिन बच्चों का अच्छा फेयर बनेगा, जिनके फेयर में अप टू डेट मटेरियल्स लिखे रहेंगे, कॉपी सजी रहेगी, उन कॉपी को फिर से 10th क्लास में सम्मानित किया जाएगा। तो आप ध्यान से रखेंगे। और जो बच्चे कॉपी नहीं बनाएंगे सही समय से, उसमें नहीं लिखेंगे, उनको कई प्रकार से नुकसान होगा। एक तो उनको ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा आर्थिक रूप से, और दूसरा नुकसान कि आपका जो है पढ़ाई जो है वो पीछे हो जाएगा। यहाँ पर उन्हीं प्रश्न को समझाया जाएगा जो प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो बोर्ड से रिलेटेड है। तो आप आज के क्लास को एंजॉय करें, समझें। आज का टॉपिक है यूरोप का राष्ट्रवाद। आप ध्यान से देख सकते हैं यूरोप का, हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज का जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण। डियर स्टूडेंट्स, यूरोप में जो है पुनर्जागरण काल से ही, पुनर्जागरण को रिनेसा पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिनेसा। क्या बोलते हैं? रिनेसा। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण हुआ वो यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही देखा जाता है, जबकि राष्ट्रवाद उन्नत रूप में जो है प्रकट हुआ वो 1789 यानी ये फ्रांस की क्रांति का समय है। फ्रांस की क्रांति के समय जो है राष्ट्रवाद काफ़ी उन्नत रूप में देखने को मिलता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? किसी राष्ट्र के प्रति क्या, हाँ, अत्यधिक प्रेम की भावना, जिसमें राष्ट्र के लिए हम सब कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में। राष्ट्र से आप उतना प्रेम करें जितना कि दूसरे राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब आप अपने राष्ट्र को काफी महत्व देते हैं और दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है, तब वह उग्र राष्ट्रवाद की गिनती में आता है। ठीक है? तो राष्ट्रवाद का उन्नत रूप कब प्रकट हुआ? 1789 ईस्वी में। और मैंने पहले बोला कि राष्ट्रवाद की जो भावना का बीजारोपण हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो पुनर्जागरण काल से हुई थी। और यूरोप में पुनर्जागरण कब हुआ? 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में पुनर्जागरण कब शुरू हुआ? 14वीं से 17वीं सदी के बीच। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया? तो क्या होगा इसका आंसर? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में इतना बड़ा बदलाव लाया कि जो लोग राजनीति नहीं करते थे, राजनीति पहले बड़े लोगों के बस की बात करते थे,
जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, वही वोट डाल सकते थे, वही राजनीति कर सकते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया कि राजनीति को छोटी सी वस्तु बना दिया। अब जातीय वर्ग परिवेश इसको बाहर निकाला और इसको अखबारों तक पहुंचाया, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। मतलब ये छोटे लोग के पहुंच की भी बात हो गई। क्या चीज? राजनीति। क्लियर है ये पॉइंट? वेरी गुड। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, यूरोप के कई राज्यों में किसके अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा? डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास करें। फिफ्थ पॉइंट, यूरोप के कई राज्यों में, बहुत सारे राज्य, उस समय राज्य मतलब देश, ठीक है, राज्य और देश का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि अभी हम लोग जो देश बोलते हैं और देश के अंदर भारत में कई राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। लेकिन पहले जो है देश को अभी राज्य बोला जाता था, ठीक है। तो यही इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि यूरोप के कई राज्यों में किसके अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा? वो कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन बहुत ही जो है शक्तिशाली था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है। और उसके आने से, यूरोप में आने से, यूरोप में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेपोलियन के अभियान के चलने के बाद नवयुग का संदेश यूरोप में पहुंचा। अगला पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर, किसने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की? ठीक है। तो जब यूरोप में वो सभी देश के लिए अच्छाई का काम कर रहे थे, तो यूरोप में ही 2 राष्ट्र आता है। कौन कौन? जर्मनी और इटली, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन था? नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। अगर देखा जाए तो जर्मनी और इटली पहले संगठित नहीं था, बिखरे हुए थे छोटे छोटे प्रदेशों में, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद उसमें बहुत ही सुधार की गुंजाइश देखने को मिलती है, ठीक है। और इस दोनों देश का, जर्मनी और इटली का विकास देखने को मिलता है। बाद में हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण विस्तार रूप से, ठीक है। अगले पॉइंट हम देखते हैं, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां कहां तथा कब एकत्रित हुई? एक बार हम सातों क्वेश्चन से देखते हैं। यूरोप में फिर एक बार मोड़ आता है, नेपोलियन कुछ विकास कर जाता है यूरोप में, लेकिन फिर दोबारा उल्टी गिनती होती है। नेपोलियन जब पतन हो जाता है तो फिर से यूरोप का एक बार उसको धक्का लगता है, यूरोप फिर से जो है पुरानी व्यवस्था की ओर चल पड़ता है, ठीक है। माने उसका विकास रुक जाता है। तो ये कौन लोग थे? यहाँ देखेंगे, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां कहाँ तथा कब एकत्रित हुई? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में मेरे स्टूडेंट्स, नेपोलियन का जब पतन हो चुका था, यूरोप की जो विजयी शक्तियां हैं, जिन लोगों ने नेपोलियन पर विजय हासिल किया, मतलब उसके पतन के बाद जो विजयी शक्तियां थी, वो जो है एकत्रित हुए कहाँ पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और कब एकत्रित हुए? 1815 ईस्वी में। वेरी गुड। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। और मेजबानी क्या होता है? मेजबानी एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। गेस्ट का मतलब होता है जब आपके अंदर कोई अतिथि आते हैं, वो गेस्ट कहलाते हैं। और जब आप उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, यानी आप मेजबानी। बात है समझ में? तो मेजबानी मतलब कि जो मीटिंग हुई, सम्मेलन हुई, तो उसका जो व्यवस्था कर रहा था, कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। समझ में आ गया? अगला पॉइंट हम लेते हैं, वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख देश। कई देश थे, लेकिन प्रमुख देश कौन थे? ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, यूरोप में गणतंत्र एवं प्रजातंत्र किस क्रांति की देन थी? तो यूरोप में, हाँ, फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोप में जो है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो है फ्रांस की क्रांति की देन थी। 11 नंबर क्वेश्चन, किस सम्मेलन ने नेपोलियन युग का अंत
एवं मेटरनिक युग की शुरुआत की। तो आंसर होगा वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में ही नेपोलियन युग का अंत होता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए उसने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, ठीक है, किसने उसको कई राज्यों में विभाजित कर दिया? ये किसने काम किया था? मेटरनिक ने। मेटरनिक ने क्या किया? इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसको कई राज्यों में बांट दिया, ठीक है, यानी विभाजित कर दिया। ये काम किसने किया था? मेटरनिक ने। और अंतिम प्रश्न है, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के किस सम्राट को दिया गया? ये जो इटली के दो प्रदेश है, सिसिली और नेपल्स, किसके प्रदेश है? इटली के। ये दोनों प्रदेश किसको दिया गया? बुर्बो वंश के सम्राट। उसका नाम क्या था? फर्डिनेंड। तो आज के लिए इतना ही। 13 प्रश्न हम उम्मीद करेंगे कि आप इस 13 प्रश्न को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो बच्चे क्लास में अटेंड नहीं है वो आप वीडियो से क्लास का जो मटेरियल है आप लिख लेंगे और कल जब भी आए इसको याद करके आए। और आपका इनाम इंतजार कर रहा है, आपका कल का प्रार्थना सत्र। प्रार्थना सत्र में इन्हीं 13 में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक बच्चे को जवाब देने वाले को जो है इनाम मिल सकता है, ठीक है। प्रार्थना सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर दें और इनाम प्राप्त करें। तो कल आप जो है प्रार्थना सत्र जरूर अटेंड करें ताकि आपका जो है प्रश्न याद हो जाए और आपको इनाम मिल जाए। और आज का मटेरियल आप लिख भी सकते हैं, या नहीं तो आपके पास चैनल अगर सब्सक्राइब है तो आप जाकर वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।